गुड मॉर्निंग साथी। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का जो फसल उत्पादन प्रबंधन है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फसल उत्पादन प्रबंधन में कि किस प्रकार से हम लोग पोषण प्रबंधन कर सकते हैं फसल का के उत्पादन के अंतर्गत। इसी में एक टॉपिक अभी और है जिसका नाम है खाद एवं उर्वरक। ठीक है, क्या टॉपिक है वो नेक्स्ट? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका खाद एवं उर्वरक। ठीक है, इसके बारे में कहता है, देखिए होता क्या है कि जब एक ही खेत में ना एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक जब हम लोग खेती करते रहते हैं तो इससे होता क्या है कि उस खेत की उर्वरक शक्ति जो होती है वो कम होती जाती है। उनमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कमी आती है, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो भी है इसमें कमी आती जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे फसल का पैदावार होता है तो फसल के पैदावार भी घटती ही जाती है ना, जैसे जैसे न्यूट्रिशंस घटेंगे पैदावार भी क्या होंगे, घटेंगे। तो इसे हम लोग कंट्रोल करने के लिए मिट्टी में उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए, पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए खाद या फिर उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो खाद या उर्वरक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका कार्बनिक होता है, ठीक है, कार्बनिक, और दूसरा जो होता है वो अकार्बनिक होता है। ठीक है ना, कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक, दो तरह के आपको उर्वरक पाए जाते हैं, जिसमें एक जिसमें कि कार्बन की मात्रा होगी, है ना, और एक जिसमें कि क्या होगा, कार्बन की मात्रा नहीं होगा। तो एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक होता है। इसी के आधार पे जो खाद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका जो उर्वरक होता है वो होता है प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक खाद। ठीक है, प्राकृतिक खाद या फिर उर्वरक, है ना, या क्या, उर्वरक। और दूसरा जो होता है वो होता है संश्लेषित, संश्लेषित, ठीक है ना, संश्लेषित होता है, संश्लेषित खाद होता है। तो दो प्रकार के खाद होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कौन सा होते हैं, संश्लेषित होते हैं। ठीक है, संश्लेषित यानी कि जिससे कि प्रयोगशाला में हम लोग बनाते हैं उस खाद को संश्लेषित खाद कहते हैं, और प्राकृतिक खाद जो कि हमारे इन्वायरमेंटल में ही मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के खाद होते हैं। अब प्राकृतिक खाद किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन से खाद आते हैं, कौन कौन से खाद के प्रकार आते हैं, ठीक है, और इससे कितना फायदा होता है, कितना मतलब लाभ होता है और कितना नुकसान होता है, उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक यानी कि नेचर में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका निर्माण जो है जंतुओं के अपशिष्ट से हुआ है। जंतुओं के अपशिष्ट बोले तो जैसे कि आपका जंतु के अपशिष्ट है ना, जंतु अपशिष्ट, अपशिष्ट। तो जंतु अपशिष्ट में कौन कौन आएंगे, आपके जंतु अपशिष्ट में आ गया गोबर, ठीक है ना, गोबर हो गया। फिर खरपतवार भी होते जो सड़ गल जाते हैं, खरपतवार, ठीक है, खरपतवार भी हो गए इसके अंतर्गत। मूत्र भी आते हैं, ठीक है ना, मूत्र का भी मतलब खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि मलमूत्र हो गया, ये सब आपका क्या है, जो पादप अपशिष्ट है, पादप अपशिष्ट में वही खरपतवार हो गए, जो कोमल टहनियां हो गई, है ना, यानी मरने के बाद जो वो सड़ गल जाए। ठीक है, ये सब आपको जंतु अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन सब से जो होता है क्या कि हम लोग ये खाद बनता है, और खाद कैसे बनता है, तो इन सब में लग जाता है सूक्ष्म जीव। क्या लगता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करता है कि इनको सड़ाने गलाने का काम करता है, पूरी तरह से जीवाणु और कवकों के द्वारा ये सड़ता गलता है, और उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशंस जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, उनकी मात्रा आ जाती है। ठीक है ना, जो कि ये जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के लिए फायदेमंद होते हैं, और इसे हम लोग पोषक तत्व के साथ साथ इसमें ह्यूमस की भी मात्रा आ जाती है। किसकी आ जाती है, ह्यूमस, ठीक है ना, ह्यूमस की मात्रा आ जाती है। तो ये और फायदेमंद होता है। एक तो आपका इसमें पोषक तत्व हो गया, ठीक है, कि पोषक तत्व आपको रहेंगे ही रहेंगे, और दूसरा इसमें क्या, ह्यूमस आता है जो मिट्टी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है ना। ह्यूमस में क्या होता है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो ह्यूमस होंगे। देखिए चूंकि मल मूत्र है तो उसमें कार्बन
होगा ही होगा, या पेड़ पौधे सड़े गले हैं तो उसमें कार्बन होगा ही होगा, क्योंकि जो मलमूत्र है या पेड़ पौधे जो सड़े गले हैं, जो उनके पत्तियां सड़ी गली हैं, जो टहनियां सड़ी गली हैं, इन सब का निर्माण ही कार्बन से हुआ है। हम लोग का पूरा बॉडी का निर्माण ही कार्बन से हुआ है। तो अगर हम लोग सड़ेंगे गलेंगे डेथ करने के बाद, तो हम लोगों में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब ये सड़ता गलता है तो इसमें कार्बन होता है, जिसे कि ह्यूमस कहते हैं, और ये पोषक तत्व भी इसमें पाया जाता है ना, कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम, जो भी है वो सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो खाद है आपका, इस खाद में पोषक तत्व तो आते हैं, लेकिन पोषक तत्व उतने नहीं आ पाते जितना कि जो संश्लेषित खाद्य होता है उसमें आ पाते हैं। यानी इसमें पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इनकी मात्रा कम रहती है, ठीक है ना। क्या होती है? कम होती है। और ये जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या करता है कि मिट्टी के संगठन को बना के रखता है। उसमें वातन यानी कि हवा को कैप्चर करने का, स्टोर करने का स्थान, खाली स्थान होता है जिसमें हवा आराम से रह सकता है। और ये जो होता है ह्यूमस, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जल धारण की क्षमता, यानी कि जल को संग्रहित करने की क्षमता, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जो चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी में क्या करता है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो ना पानी की मात्रा को निकालने में भी सहायता करती है चिकनी मिट्टी में, है ना। मिट्टी कई प्रकार की होती है, दोमट होती है, लेटेराइट होती है ना, कई प्रकार की मिट्टियां होती है। जब मिट्टी का संगठन आप पढ़े होंगे 8th क्लास में, तो उसमें बताया गया कि कितने प्रकार की मिट्टियां होती है, कौन सा मिट्टी फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जल के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टी होती है, वो मिट्टी फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा उसमें ह्यूमस होता है, सबसे ज्यादा उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, यानी उर्वरक क्षमता उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में पानी को ज्यादा एकत्रित नहीं होने देती है, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं होने देता है। जो भारतीय किसान होते हैं, जो भारत के किसान होते हैं, वो गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पशुधन ज्यादा है, तो पशुधन से मलमूत्र ज्यादा निकलेगा, तो उसके मल को यानी कि गोबर को जो होता है ना, खेतों में छिड़क दिया जाता है, ठीक है। जो कि एक तरह से वो खाद का काम करता है, और उससे मिट्टी में ह्यूमस भी आता है और पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो खाद होते हैं आपकी, ये जो खाद आपको बनाए गए हैं, ये खाद जैविक रूप से बनाए जाते हैं, जैविक अपशिष्टों का बना होता है, यानी कि किसी जीव जंतु के अपशिष्ट का बना होता है। अतः ये पर्यावरण को संरक्षण करने में भी मदद करता है। यानी कि ये जो खाद होते हैं आपके, जो प्राकृतिक खाद होते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये इको फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण को बचा के रखते हैं। आज के डेट में क्या होता है ना कि हम लोग जो संश्लेषित खाद्य इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बनाने में ही कितने उसकी जो संश्लेषित करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं देते और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्राकृतिक खाद है, चूंकि ये जैविक अपशिष्ट से बना हुआ है, ठीक है, और जैविक की क्रियाओं के द्वारा बना हुआ है, अतः ये इको फ्रेंडली होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। ये जो खाद होते हैं, इनका मतलब उर्वरकों से अत्यधिक उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर हम लोग इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, तो जो संश्लेषित उर्वरक होते हैं, जो खाद होते हैं, उनका हम लोग को ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने से काम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दो प्रकार की समस्याएं हमेशा विराजमान रहती है। मतलब जहां पे मैंने क्या बोला कि जहां लाभ होता है वहां हानि भी है, तो इसके लाभ तो हैं, लेकिन इसकी दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि इसको परिवहन और इसके भंडारण में कठिनाई आती है ना। पहला यही है कि अगर इस खाद को बनाए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, क्योंकि ये खेत में ना हल्की मात्रा में नहीं छिटाती है ना, इसको जब खेत में डाला जाता है तो अत्यधिक मात्रा में डाला जाता है, ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि इसमें जो है पोषक तत्वों की कमी होती है।
तो उस पोषक तत्व को परिपूर्ण करने के लिए, भरण करने के लिए ज्यादा मात्रा में इसका छिड़काव करना पड़ता है खेतों में, है ना। तो ज्यादा ले जाने में, परिवहन करने में थोड़ा कठिनाई होता है। दूसरा कि इसका भंडारण करने में, है ना, परिवहन और भंडारण में क्या होता है, कठिनाई होता है। और दूसरा ये इसका प्रॉब्लम है कि इनमें जो अवशिष्ट होते हैं वो पादप पोषकों की काफी कमी होती है, यानी कि पादप के लिए जो जो पोषक तत्व चाहिए उनकी कमी होती है, ठीक है ना। जिनसे फसलों में नाइट्रोजन हो गया, ये आपका पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी आवश्यकता होती है। यानी कि फसलों के लिए जो चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस, उनकी इसमें कमी होती है, प्राकृतिक खाद में कमी होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि गेहूं, धान, ये जो आपके फसल हैं उनमें प्राकृतिक खाद बहुत अधिक लाभप्रद नहीं माने जाते हैं। यानी कि आपको गेहूं के उपज हो गए, धान के उपज हो गए, इनमें जो प्राकृतिक खाद यानी कि उर्वरक है, इसकी अधिक मात्रा देने पर थोड़ा बहुत उसमें क्या बोल सकते हैं कि ये आपका पोषक तत्वों की प्राप्ति हो, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी की संश्लेषित खाद में होती है ना। तो इसकी दो समस्या, एक तो आपका परिवहन और भंडारण करने में समस्या होता है, इसका कठिनाई होता है, और दूसरा कि इसको इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि गेहूं, धान जैसे जो फसल होते हैं जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक चाहिए होती है, उनको उतना नहीं मिल पाता है ना। और यही वजह है कि इसके जगह पे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है ना, जो कि क्या कर सकता है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति, यानी कि जो जितना धान या गेहूं या जो भी फसल है उनको जितना पोषक तत्व चाहिए उतना आसानी से मिल सके, ठीक है ना। अब देखिए खाद के प्रकार है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, खाद के प्रकार। खाद कितने प्रकार के होते हैं, खाद का प्रकार, खाद के प्रकार, ठीक है। तो देखिए बनाने के ऊपर, है ना, इसके बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के ऊपर खाद के कई प्रकार, निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है कंपोस्ट का, है ना। क्या है, कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद है, ठीक है, कंपोस्ट खाद होता है। कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं समझिएगा, ये खाद के प्रकार के अंतर्गत आता है, और खाद के जो प्रकार हैं वो बनाने के ऊपर, खाद बनाने की जो विधि है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, ठीक है। और वो कई प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन सभी जो खाद के जो प्रकार हैं जो बनाने के ऊपर में क्लासिफाई किया गया, एक एक करके समझते चलेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या है, कंपोस्ट खाद है, ठीक है ना। क्या है, कंपोस्ट खाद है, ठीक है, कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट खाद है। समझिएगा, कह रहा है कि इसमें हरा भूसा, यानी घास भूसा हो गया, हरा घास हो गया, ठीक है ना, मलजल हो गया, सब्जी का टुकड़ा हो गया, जानवरों का कचरा हो गया, खरपतवार हो गए, कई तरह के जो घर से निकलने वाले जो कचरे हैं, है ना, प्लास्टिक वगैरह को हटा करके, यानी कि जो जैविक कचरे हैं, ठीक है, जो आसानी से सड़गल जाते हैं, इन सभी से जो खाद तैयार किया जाता है, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, ठीक है, उसे हम लोग कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि जो वायु जीवी होते हैं, यानी कि जो वायु के पर्जेंस में जीने वाले जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जो क्या उसको बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और अवायवीय सूक्ष्म जीव, अवायवीय सूक्ष्म जीव कहने का मतलब कि या तो वायु, एक तो वायु वायवीय हो गया, यानी कि जो वायु के पर्जेंस में, और अवायवीय जो वायु के इन अब्सेंट में भी जीवित रह लेते हैं, वो अवायवीय होते हैं। वायु बोले तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, वायु बोले तो ऑक्सीजन, वायु मतलब ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन ना लेकर के किसी दूसरे जो गैस होते हैं ना उस पे जीवित रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन पे जीवित रहते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे तो नहीं, खासतौर से नाइट्रोजन पे जीवित रहते हैं। तो वैसे जीव जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के अब्सेंट में भी जीवित रहते हैं, तो दो प्रकार के, एक तो वायु जीवी हो गया और दूसरा अवायवीय सूक्ष्म जीव हो गया। तो ये सब जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं, यानी कि उसको सराहने गलाने का काम करते हैं, जिससे कि कंपोस्ट तैयार होता है, ठीक है। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, उस गड्ढे के अंदर में आपके जो कचरे हैं
जो गोबर है, जो मल जल है, जो सब्जी का छिलका है, उस सभी को भरा जाता है। क्या किया जाता है? भरा जाता है। और 3 से 6 माह तक, कितने से कितने तक? तो 3 से लेकर के 6 माह तक उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। कार्बनिक पदार्थ को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसमें कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और छोड़ने के बाद ये धीरे धीरे सड़ गल के कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? कंपोस्ट खाद बनाते हैं। दूसरा जो है आपका वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जिस प्रकार से हम लोग कंपोस्ट खाद को तैयार करके गड्ढा बना करके जिसमें कचरे को डाल देते हैं, 3 से 6 माह सड़ने के लिए छोड़ देते हैं ताकि सड़ करके, तो जिस प्रकार से हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं ना, गड्ढे में डाल देते हैं जितने भी कचरे होते हैं, मलमूत्र होते हैं, तो सड़ने के लिए, और 3 से 6 माह के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें 3 से 6 माह लंबा टाइम लग जाता है। इसी को शीघ्रता से बनाने के लिए इसमें किया क्या जाता है कि केचुए की मदद से, है ना, केचुए यानी कि बर्मी जिसको हम लोग कहते हैं, केचुए की मदद से जब तैयार की जाती है ना, तो उस खाद को हम लोग बर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। यानी कि देखिए, केचुए का इंग्लिश क्या होता है? बर्मी कंपोस्ट जो हो गया, खाद हो गया। तो जो बर्मी के द्वारा यानी कि केचुए के द्वारा जो खाद को तैयार किया जाता है उसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका हरी खाद है। क्या है? हरी खाद या हरा खाद। ठीक है ना, हरा खाद जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हरा खाद। ये हरा खाद क्या होता है समझिएगा। देखिए, इनमें जो वांछित फसलें होती हैं, ठीक है, और जो उसमें उगने वाले कुछ हरे पौधे होते हैं, उन हरे पौधे के, जैसे कि मूंग हो गया, ज्वार हो गया, आपका पटसन हो गया, इन सब में से फसल को तोड़ ली जाती है, और बाकी जो उनका पौधा होता है, पौधे को क्या किया जाता है कि उसी प्रकार से लगे हुए ही जोता देते हैं। 2-3 महीने के बाद जब वो पौधा थोड़ा विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, तो उसको लगे लगे ही, मतलब वो उसको काटा नहीं जाता और वैसे ही जोतवा देते हैं खेत को। इससे क्या होता है कि जो आपका जो पेड़ पौधा, जो छोटा पौधा होता है आपका, जो मूंग हो गया आपका, या फिर ज्वार हो गया, या पटसन का जो भी है, या अन्य कोई भी जो पौधे हैं, तो जोताने से क्या होता है कि वो मिट्टी में मिल जाता है, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 माह के बाद वो सड़गल जाता है, और सड़गल के बाद वो खाद का रूप ले लेता है ना, यानी कि वो खाद का काम करता है, जिसे कि हम लोग हरी खाद कहते हैं। ठीक है, और इससे मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो है आपका वो है रासायनिक उर्वरक, है ना। तो आपको खाद बनाने की ये 3 विधि, प्राकृतिक खाद बनाने की ये 3 विधि थी। नहीं, इसके बाद जो अब हम लोग को पढ़ना है वो संश्लेषित वाले में आना है, जिसमें कि आपको क्या है? रासायनिक खाद है। ठीक है ना। देखिए, अब रासायनिक खाद या उर्वरक, है ना, उर्वरक ही इसको लिख लीजिए, उर्वरक, रासायनिक खाद या उर्वरक। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक किसको कहते हैं? देखिए, रासायनिक उर्वरक व्यवसायिक रूप से, यानी कि बिजनेस के पर्पज से तैयार किया जाता है, जिसमें कि अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन कौन से यौगिक होंगे? तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों यौगिक होंगे इसमें। ठीक है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, तो दोनों प्रकार के इसमें यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों प्रकार के यौगिक क्या होते हैं? पाए जाते हैं, और जिनमें कि पादपों के स्वास्थ्य और विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जो भी आपको, चाहे वो सूक्ष्म हो या बृहद पोषक तत्व हो, जिनकी मात्रा उसमें प्रचुर पाई जाती है, ठीक है ना, उन खाद को हम लोग रासायनिक खाद कहते हैं। तो इसे बनाया जाता है केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है ना, जिसमें कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इनके अनुप्रयोग से पौधे की अच्छी और कायिक वृद्धि होती है, यानी कि पौधे का अच्छे से विकास होता है। प्राकृतिक खाद की अपेक्षा जो रासायनिक खाद होते हैं, उनमें उर्वरकों के जो सांद्र रूप होते हैं, वह सांद्र रूप होने के कारण इसका हम लोग परिवहन आसानी से कर सकते हैं, भंडारण आसानी से कर सकते हैं, है ना, और ये फसलों का जो उपज है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। कौन? तो रासायनिक खाद। देखिए, चूंकि ये क्या है कि रासायनिक से बना हुआ है,
तो जिस प्रकार के आपको पोषक तत्वों की जरूरत होगी आप उस प्रकार के खाद का इस्तेमाल करेंगे और उस प्रकार के खाद में आपको वही पोषक तत्व पूरी की पूरी तरह से उसमें अधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप हल्की सी मात्रा को भी जब आप अपने खेतों में इसका छिड़काव करेंगे तो वो पोषक तत्व आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। थोड़ी सी मात्रा, चूंकि ये रासायनिक है तो थोड़ी सी मात्रा में अधिक होता है, अतः इसका परिवहन करना ना ज्यादा न, जिस प्रकार से कंपोजिट खाद यानी कि जो आपका प्राकृतिक खाद है अधिक मात्रा में लाना ले जाना पड़ता होगा, उस प्रकार से इसको नहीं, बस थोड़ा सा ले जा करके आप खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका परिवहन करना आसान हो गया। इसको रखना आसान है, इसके लिए ना बड़ा प्लेसेस की जरूरत नहीं है, छोटे से जगह पे आराम से इसे रखा जा सकता है। तो इसलिए इसका भंडारण भी आसान है और इसके प्रयोग से जो उपयोग करने से फसल की जो पैदावार होती है वो भी अच्छी होती है, ठीक है ना। और ये जो है सालों भर किसानों को आसानी से मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट जो भी खाद है वो सालों भर इसका उपलब्धता नहीं हो सकता है, लेकिन जो रासायनिक खाद है हम लोगों को आसानी से सालों भर किसी भी दुकान में, जो कि खाद का दुकान है जहाँ पे किसान के लिए बेचा जाता है ना, उस जगह पे आसानी से आपको कोई भी खाद, कोई भी उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक है आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। चूंकि और ये जो है जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जिसके कारण ये जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं और जड़ जो है आसानी से इसका अवशोषण भी कर लेते हैं। तो जो रासायनिक खाद होते हैं ना उसका बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो रासायनिक उर्वरक है इसका पोषक विशेष होता है। पोषक विशेष होने का मतलब कि जिस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है उसी उसका क्लासिफाइड खाद होता है, यानी कि उर्वरक होता है। जैसे कि आपका डीएपी में क्या होता है कि फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। जो यूरिया खाद होता है उसमें यूरिक एसिड का या अमोनिया का, नाइट्रोजन का, इसका मात्रा अच्छा होता है, ठीक है ना। सल्फर हो गया है ना, सल्फेट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें सल्फर की मात्रा अच्छा होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना अलग अलग खादों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है। तो पोषक विशेष खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं। इनका चुनाव मृदा की स्थिति और फसलों की किस्मों पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्षारीय मृदा में वैसे उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी क्षारीयता बढ़ जाती है। अगर मिट्टी क्षारीय है, क्षारीय यानी कि जिसमें की क्षार की मात्रा बढ़ गई हो, भास्मिक हो चुका है, तो उसमें हम लोगों को भास्मिक वाला जो खाद है यानी कि जो क्षारीय खाद है उसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगर उसका इस्तेमाल कर देंगे तो उसमें और ज्यादा क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर अम्लीयता हो गई है तो उसमें अम्ल वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, इसकी जगह पे अगर क्षारीय हो गई है मिट्टी तो अम्लीय वाला इस्तेमाल करेंगे, और जब अम्लीय हो जाती है तो क्षारीय वाला इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके वो लवण का निर्माण करते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं, और फिर मिट्टी में सारे पोषक तत्वों की परिपूर्णता हो जाती है और फसल का विकास वृद्धि अच्छे से हो पाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने खाद और उर्वरक के बारे में देखा कि खाद और उर्वरक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक खाद होते हैं और एक संश्लेषित खाद होते हैं। खाद के प्रकार भी होते हैं जो मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है। अब है कि इसका उपयोग किस प्रकार से है ना, यानी कि एक तरीके से, एक सलीके से इसका उपयोग करेंगे मिट्टी में, नहीं तो क्या होगा कि मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग, जिसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे काफी ज्यादा लंबा टॉपिक हो जा रहा है और लंबा टाइम खींच लेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।